नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और देखिए जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ बिहार के भोजपुर में और उसके बाद जिस तरीके से परिवार वालों ने आरोप लगाया बिहार पुलिस पर कि सरेंडर करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई बिहार पुलिस के द्वारा, ऐसा परिवार का आरोप था और राजनीति हो रही है। इन तमाम जद्दोजहद के बीच इन तमाम जो टकराव है, एक तरफ से परिवार और ग्रामीण का अपना आरोप है, पुलिस का अपना तर्क है और लोगों का अपना आक्रोश है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच अ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल तिवारी जी पीआईएल फाइल किया उन्होंने भरत भूषण तिवारी के प्रकरण में। और क्या कुछ है उनके पीआईएल में, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए खुद विशाल तिवारी जी है हमारे साथ। सर, बिहार के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। और क्या है इस पीआईएल में, आपने क्या सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्या कुछ कहा है आपने पीआईएल के माध्यम से? देखिए, यह जो घटना है यह एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आरोप लगा है पुलिस पर वह यही है कि यह फेक एनकाउंटर है और एक व्यक्ति की एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी गई। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं वे काफ़ी सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इसमें पहले से ही बड़ी सख्त गाइडलाइंस है। यानी कि सबसे पहले तो एफआईआर रजिस्टर हो। तो हमारी मांग पहली उसमें यही है प्रेयर कि जो पुलिस पार्टी है उसके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल हो मर्डर के सेक्शन में, और साथ ही वो इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई शैल कंडक्ट दैट इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्ट द एविडेंस। तो जितना भी साक्ष्य है, इन्वेस्टिगेशन है, वह सीबीआई द्वारा किया जाए, क्योंकि गाइडलाइंस एक ये भी है कि इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए। तो when state police is under question, then it cannot be said that if investigation is done by the state police, then it is an independent investigation. जब तक कि कोई ऐसी एजेंसी, और खासकर की सीबीआई इन मामलों में बहुत ही एक उसका अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है एनकाउंटर केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का, साइंटिफिक तरीके से भी करती है, फॉरेंसिक जितनी भी साइंटिफिक मेजर्स हैं वो स्टेप उठाती है, तो वो प्रेयर हमारी है। दूसरी ये है कि जो कमीशन है वह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज काम करे। यानी कि जो उसकी चेयरमैन हो वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हो, जो जुडिशियल कमीशन एक बनाया जाए। और एक थर्ड प्रेयर ये है कि पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनकाउंटर्स को लेकर एक काफ़ी विस्तृत रूप से इन ए वेरी एलेबोरेट मैनर सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन मैनी गाइडलाइंस। तो उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार एक एडवाइजरी जारी करे सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को, क्योंकि एनकाउंटर्स होते हैं लेकिन वो एनकाउंटर सही है गलत है और गाइडलाइन के अनुरूप उसमें जो पालना के लिए दिया गया है निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा वह हुआ है कि नहीं, ये कहीं भी निकल के नहीं आता है। सर, चूंकि आप सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के कई केसेस आपने देखा होगा। मेरा एक बेसिक सा सवाल है, राजनीति अपनी जगह है, परिवार का आरोप अपनी जगह है, लोगों का आक्रोश अपनी जगह है। चूंकि अब भरत भूषण तिवारी इस दुनिया में नहीं है और अगर ये फेक इनकाउंटर है जैसा कि परिवार का आरोप लगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पुलिस पुलिस के तरफ से जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो आरोपी को बचाने की भी कोशिश करेंगे अगर ये फेक एनकाउंटर है उस केसेस में बता रहा हूं। तो क्या मौके वारदात पर जो एविडेंसेस थे वो मैनिपुलेट नहीं हुए होंगे और उसको अगर जो बिहार सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑर्डर किया है या आप जो मांग कर रहे हैं, तो वो क्या मैनिपुलेट नहीं होगा, उसको क्या फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये साफ साफ रिपोर्टिंग के जरिए देखा गया है कि उनके जो पिता हैं मृतक के, वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया भरत भूषण तिवारी ने और उनको उसके बावजूद गोली मारी गई। लोकल्स के भी कई बयान निकल के आ रहे हैं मीडिया के थ्रू कि उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद उनको गोली मारी गई। और उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था, यानी कि वो कोई ऐसे एक हैबिचुअल ऑफेंडर कह लीजिए वो नहीं थे। और वो सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे से बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, यानी कि ग्रामीणों की समस्याओं को उठाना, प्रशासन के पास जाना, ज्ञापन देना वगैरह। तो जो एनकाउंटर हुआ है उसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि जब वीडियो फुटेज मौजूद है, ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अगले आदमी को एक हथियार दिखाना पड़ा। जो प्राइवेट डिफेंस की बात आती है, आप देखेंगे सारे एनकाउंटर्स में पुलिस का सेम वर्जन रहता है कि प्राइवेट डिफेंस में और हमने गोली चलाई क्योंकि हम पर गोली चलाई गई थी और वो मारा गया, जो भी अभियुक्त है या कोई भी व्यक्ति है। प्राइवेट डिफेंस जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। अगर कोई व्यक्ति है
पुलिस उसको कैप्चर कर रही है, उस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि ये कैप्चर करने नहीं आए हैं, या तो ये मुझे गंभीर चोट पहुंचाएंगे या मेरी हत्या कारित करेंगे, तो वह भी प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए, उस समय जो भी उसको उचित लगेगा। तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई एकदम से, और कहीं कहीं तो ये भी निकल के आ रहा है कि पहले कुछ गोलियों की आवाज हुई थी और बाद में उसके शरीर से 5 गोलियां निकली हैं। कहीं से ये भी आ रहा है कि एम्बुलेंस में उसको गोली मारी गई है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि मैनिपुलेशन उस स्तर पे बिल्कुल होगा, और एविडेंस को मिटाने का प्रयास किया जाता है कि पुलिस महकमा अपनी ये सोचता है कि हमारी साख जो है वो बनी रहे। तो निचले स्तर पर कोई भी गड़बड़ी होती है पुलिस महकमे में, और उसको उच्च स्तर तक हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं वो पहले तो स्टेट के कंट्रोल से बाहर होती हैं, और उनके पास इतनी समझ, इतना उनके पास ट्रेनिंग हुई होती है कि वो कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म माइनर या एकदम माइक्रो एविडेंस है उसको भी साइंटिफिक तरीके से निकाल सकती है। तो पब्लिक का विश्वास है वह बनाए रखने के लिए इसमें एक जो सेंट्रल एजेंसी का इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी है। एक सवाल है सर, सवाल ये है कि चूंकि आपने ये क्लियर कर दिया कि अब सेंट्रल एजेंसीज अगर उसमें इन्वॉल्व होती है तो वो फॉरेंसिक के तरीके से अगर जो मैनिपुलेशन भी होगा एविडेंसेस के साथ वो रिकवर कर लेगी। लेकिन सवाल ये है सर कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इस पे मना कर दिया है, तो नहीं नहीं आपको नहीं, इसको सुप्रीम मैं कोर्ट से क्या, देखिए, ये एक बड़ा सवाल आ रहा है, तो क्या नहीं आपको नहीं, उम्मीद ये है सुप्रीम कोर्ट मैं से? समझ गया आप क्या ये सब जगह चल रहा है, क्लेरिफाई कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है, और हमने इसको मेंशन किया था आउट ऑफ लिस्ट जाकर। मेंशनिंग की एक लिस्ट होती है जो पहले ही बन जाती है, हमने इसको एकदम कल ये फाइल हुआ है इसलिए आउट ऑफ लिस्ट जाकर ये सुप्रीम कोर्ट के हम संज्ञान में लाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रोसीजर है वो सीधा कहा कि आप रजिस्ट्रार को मेंशन कर दीजिए, यानी कि कोई जल्द सुनवाई से इसको इनकार नहीं किया है। वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा मैटर, रजिस्ट्रार उसको स्क्रूटनी करके, और रजिस्ट्री का कुछ प्रोसेस होता है, वो कुछ मान लीजिए कोई कमी पूर्ति है या डिफेक्ट है उनको क्लियर करके, और वो तुरंत लिस्ट पे आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, मैं भी देख रहा था काफ़ी जगह ये चल रहा है, ऐसे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, वेल स्टेब्लिश प्रोसीजर है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमको मौखिक डायरेक्शन दिया गया कि यू अप्रोच टू द रजिस्ट्रार, जो कि एक नियम है, वो सभी के लिए है। आउट ऑफ लिस्ट जाके मेंशनिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने बोलती है। तो वही हुआ है और वही हमने दिया है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना हो वो रजिस्ट्री से पास होकर फाइल और लिस्टिंग में आ जाए। चूंकि आपके पास सर समय का अभाव है इसलिए एक दो सवाल और ले लेता हूं, उसके बाद इस इंटरव्यू का खत्म करेंगे। तो मेरा सवाल है सर कि क्या परिवार के तरफ से पीड़ित परिवार, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी के जो पीड़ित परिवार हैं उनके तरफ से आपको संपर्क किया गया था या आपने स्वतः ये पीआईएल डाला है? और ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि सर अब इस वक्त अगर परिवार जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, मैं कोट कर रहा हूं, जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग पीड़ित हैं, तो उनके समक्ष जो है एक बड़ी चुनौती होगी न्यायालय में लड़ाई लड़ना, क्योंकि न्यायालय में लड़ाई लड़ना एक कोई सामान्य बात नहीं है। तो आप कहां तक परिवार का साथ देंगे? देखिए संपर्क कोई नहीं किया गया, ये एक जनहित याचिका है, और एनकाउंटर किलिंग्स हैं वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती बल्कि एक रूल ऑफ लॉ को इफेक्ट करती हैं। तो कहीं भी कोई, मैं पहले भी जो एक पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर होते हैं, जैसे कि कहीं स्टैम्पेड होता है, घटनाएं हुई हैं, कुंभ मेला में स्टैम्पेड हुई, हाथरस में हुआ था, उसको भी मैंने उठाया, मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी हुई थी उसको भी उठाया, कफ सिरप से बच्चे कई बच्चों की मौतें हुई उसको भी उठाया। तो ये जो चीज़ हैं ये ऐसी चीज़ है कि जो सीधा फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट करती हैं, और जो हमारा सिस्टम है यानी कि जुडिशरी का काम है किसी को गिल्टी ठहराना, किसी को एक्विटल करना, तो उस चीज़ को भी ये प्रभावित करती हैं। इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट है, और यहाँ तक जहाँ तक सवाल है कि कोई भी व्यथित व्यक्ति है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर जो भरत भूषण के परिवार वाले हैं वो अपनी एफआईआर दे सकते हैं, एफआईआर उनकी रजिस्टर नहीं करता है प्रशासन तो आगे कार्रवाई कर सकते हैं, तो वह स्वतंत्र हैं। और जहाँ तक इसमें सुप्रीम कोर्ट के एनकाउंटर्स किलिंग्स में जो सख्त से सख्त गाइडलाइन है पुलिस प्रशासन को, उसके पालना हेतु कोई भी व्यक्ति या उनके परिवार का है, कोई भी है जो भी पीड़ित है, वो अपना शिकायत कहीं भी दर्ज करा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकता है। और रही साथ देने की बात, तो ये मुद्दे ऐसे हैं, ये पूरी जन कल्याण से जुड़े होते हैं, ठीक है। किसी इसमें किसी एक व्यक्ति का हित नहीं रहता, ना ही किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ा जाता है, बल्कि जो रूल ऑफ लॉ का सिस्टम चल रहा है उसको तोड़ा गया है किसी भी एजेंसी द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट द्वारा। अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है तो उसके विरुद्ध लड़ा जाता है। तो इस मामले में जहाँ तक
हमारा हमारा वो कह लीजिए जितना हमको प्रयास रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन सारी चीज़ों को रखें और उनके संज्ञान में लाएं कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर प्राइमरी तौर पे अंतिम सवाल है, प्राइमरी तौर पे इतना कहते हैं प्राइम ऑफ फेसी जिसको लॉ की भाषा में कहते हैं, मतलब शुरुआती दौर की अगर बात कर ले तो क्या आपके पास एक वकील होने के नाते मैं ये पूछ रहा हूँ ये सवाल, और एक आम जनता जो इस वक्त भरत भूषण के परिवार के लिए सिंपैथी रखती है, सहानुभूति रखती है, उसके दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास या एक पूरी लॉ ऑफ फैटर्निटी जो कि भरत भूषण के लिए लड़ रही है, उसके पास इतने सफिशिएंट एविडेंस है कि वो इसको एक मुकाम तक एटलीस्ट कम से कम एफआईआर होके उन आरोपी पुलिस वालों को जो कि घर वाले आरोप लगा रहे हैं जिन पर, वो उन आरोपी पुलिस वाले को कानून के कटघरे में खड़ा करके एक फेयर ट्रायल तक पहुंचा सके? ये अभी आपको लग रहा है कितना प्राइमरी एविडेंस इतना है देखिए पूरे पूरा घटनाक्रम को देखते हुए? पूरा सिनेरियो जो है वो अपने आप में ही सारी कहानी बयान कर रहा है। वो पूरा सिनेरियो ही डाउटफुल है और एनकाउंटर को कहीं भी जायज़ नहीं ठहरा रहा है। रही बात एविडेंस कलेक्शन की, सुप्रीम कोर्ट के मैं फिर कह रहा हूँ पहले से ही गाइडलाइन है कि एनकाउंटर हुआ है वो उसमें तुरंत एफआईआर रजिस्टर करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जो पुलिस पार्टी गई थी उसके विरुद्ध भी एफआईआर होना है और जो वेपन्स यूज़ किए गए हैं वो वेपन्स भी सीज करने होते हैं। जहाँ पे ये घटना हुई है जो भी फोरेंसिक एविडेंस है, ब्लड स्टेन्स है, वो सारा एक उसको सेव करके रखना होता है। तो अगर ये सब नहीं किया गया है तो साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। एफआईआर रजिस्टर होगी, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट प्रूफ की मांग कर रहे हैं कि एविडेंस तभी निकल के आएगी। जो भी गवाह हैं, जो भी लोकल्स हैं जिन्होंने यह देखा है घटनाक्रम, उनका गवाह रिकॉर्ड होगा। सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेट करती है तो उनकी जो गवाही है वो रिकॉर्ड होगी और मैं तो कहता हूँ सरकार को सीबीआई को केस दे देना चाहिए स्वतः ही, ताकि एक इम्पार्शियल प्रूफ निकल के आए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस हो। तो बिहार गवर्नमेंट को स्वतः ही ये केस जो है सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जुडिशियल कमीशन अपना काम करेगा, जुडिशियल कमीशन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जुडिशियल कमीशन इज ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग बॉडी, ठीक है ना। लेकिन जो भी एजेंसी किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है तो वो उसको प्रमाणित पाती है तो चार्जशीट फाइल होता है, उस पर तुरंत प्रोसिक्यूशन शुरू होता है। तो बिहार गवर्नमेंट को तो एक तत्परता दिखाते हुए, इम्पार्शियलिटी दिखाते हुए और यह केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए ताकि एक जो क्लैरिटी है वो निकल के आए। सर तो एक एविडेंस छोटा तो इसमें और हाँ एक छोटा सा बोलिए। सवाल पूछ लेता हूँ आम बोलचाल की भाषा में आम जनता के लिए, क्योंकि वो कानून की इतनी भाषा समझ नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के होने के नाते, आपको क्या लगता है कि क्या ये पुलिस वाले, आम बोलचाल की भाषा में पूछ रहा हूँ, कानून के कटघरे में खड़े हो पाएंगे? ये आपको लग रहा है क्या देखिए ऐसा हो पाएगा? अगर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होती है और बिल्कुल भी ये निकल के आ जाता है प्राइमा फेसाई कि ये जो एनकाउंटर था ये फर्जी था, तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसको निकालने के लिए ही हमेशा यह कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन और गाइडलाइन में भी यही है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और निचले स्तर पर ये हमेशा प्रयास रहता है, यहाँ तक कि स्टेट लेवल पे भी ये देखा गया कई बार कि उनको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर इसका सही सही इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो एविडेंस जो आएंगी उनके बेस पर कुछ भी अगर पाया जाता है खिलाफ में तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। जुडिशरी में पहले भी ऐसे कई प्रकरण हुए हैं जिसमें सज़ा हुई है फर्जी एनकाउंटर केसों पे, जिनमें कार्रवाई हुई है। और सीबीआई द्वारा भी पूर्व में कई जो हैं एनकाउंटर केसेस, फेक एनकाउंटर केसेस उखाड़े गए हैं। हाल ही में कि आसाम एनकाउंटर केसेसों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं ये बहुत ही सीरियस नेचर के हैं और इसमें एक स्पेशल इंडिपेंडेंट प्रूव होना चाहिए। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह कतई इजाज़त नहीं है कि एक्सेसिव बल का प्रयोग किया जाए, एक्सेसिव फोर्स का यूज़ हो। तो ठीक कहीं भी एविडेंस रहती है तो इनमें प्रोसिक्यूशन जरूर होगा। ठीक है सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए विशाल तिवारी जी को सुना जो कि पीआईएल भरत भूषण तिवारी के तरफ का जो प्रकरण है उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, और अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर्क देखेंगे कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या दिशा निर्देश देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।